अच्छे दिनों के वादे के साथ प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर की दिशा में आगे ले जाने की कमान नितिन गडकरी को सौंपी। सवाल यही उठ रहा है कि क्या सरकार बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे दिन आए हैं? क्या वाकई में गांव को शहरों से और शहरों को राज्यों से जोड़ने के लिए विश्व स्तरीय सड़कें बनी हैं? ये तमाम सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ है नितिन जयराम गडकरी, नेशनल हाईवेज एंड शिपिंग मिनिस्टर। सर, स्वागत है आपका। 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। क्या लगता है कि अच्छे दिनों का जो सफ़र है वो तय हुआ है? देखिए, ये तो ऐसा है कि 1.5 साल में हमने कितना काम किया और कितना नहीं किया, इसका तो हिसाब आप लगाइए। पर मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि पिछले 5 साल में यूपीए सरकार में जितना काम नहीं हुआ, उससे कई गुना ज़्यादा काम हमने 1.5 साल में किया है। इस देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई इकोनॉमिक विजन मिली है कि हमारे देश में अगर गरीबी दूर करनी है तो रोज़गार निर्माण करना होगा, और रोज़गार निर्माण करना होगा तो हमको कैपिटल इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर में लानी होगी, और वो अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोज़गार निर्माण होगा। और ये डेवलप करना है तो 4 चीज़ों की ज़रूरत है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और ये चारों क्षेत्रों में हमारे सरकार ने जो प्राथमिकता दी, उसके परिणाम दिख रहे हैं। हमारे पूरे पोर्ट्स और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कोचिन शिपयार्ड और ड्रेसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 15 संस्था इस बार 6000 करोड़ के प्रॉफिट में है। जब 2 किलोमीटर रोड बनता था एक दिन में, वो अब 18 से 19 किलोमीटर पर डे आज का एवरेज है। मुझे लगता है कि हम लोग 25-30 किलोमीटर पर डे तक जाएंगे, वो टारगेट हमने तय किया है। तो परिस्थितियाँ बदल रही। एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कार्य शुरू हुआ। दिल्ली, देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली ईस्टर्ली बाईपास चालू हो गया। दिल्ली मेरठ का काम शुरू हो गया। दिल्ली जयपुर और दिल्ली देहरादून जैसे रोड बंद पड़े थे, वो सब चालू हो गए। आप तो रोड पर ही देख रहे क्या बदल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसी स्पीड से जब हम काम करेंगे, तो अभी तक मैंने 1.5 लाख करोड़ के काम कॉन्ट्रैक्ट दे दिए 1.5 साल में। अब 2 साल पूरे होने के पहले 2 लाख करोड़ के हो जाएंगे। और मैं कह रहा था कि 5 साल होंगे तब 5 लाख के, तो मैं अब कह रहा हूँ कि 5 साल जब पूरे होंगे तो 7 लाख करोड़ से ज़्यादा काम हम करेंगे। क्योंकि आपने कहा कि 2 किलोमीटर रोड का जो काम पहले होता था, उसका 25 या 30 किलोमीटर तक ले जाने की आपका लक्ष्य है। इसी के साथ सीमेंट रोड को भी, क्योंकि वो सीमेंट रोड का जो वादा था उसको लगातार मैंने भी ट्रैक किया है। सीमेंट रोड को लेकर भी जो वादा है, आपको क्या लगता है वो कहाँ तक पहुँचा है, या जो 30 किलोमीटर का वादा सब चालू, ये सब सीमेंट कंक्रीट रोड के कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, काम शुरू हो रहा है। काम रोड अभी ये दिल्ली का ईस्टर्ली बाईपास कॉन्क्रीट रोड बन रहा है, दिल्ली मेरठ कॉन्क्रीट रोड बन रहा है। तो देखो, ये स्थिति अभी कल मैं दिल्ली मुंबई में था, वो जो कंस्ट्रक्शन के लिए मशीनरी यूज़ करते हैं, वो इंडस्ट्री वाले मुझे बता रहे थे कि उनके इसमें 33% राइज हो गया। अब मार्च अप्रैल के बाद सीमेंट और स्टील में काफ़ी राइज होगा, और देश की इकोनॉमी को हमारे रोड सेक्टर के कारण काफ़ी ताकत मिलेगी। और मैंने ये तय किया है कि कम से कम 2 साल के अंदर मैं 2% GDP बढ़ाने का काम हमारी मिनिस्ट्री करेगी, और हम लोग 50 लाख लोगों को 5 साल में रोजगार देंगे। ये इस मंत्रालय के जरिए होगा? हाँ, बिल्कुल, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। और आपको ये जो आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, पूरा यकीन है कि इसको पूरा किया जाएगा, और रोड मैप आपने उसके लिए पूरा विजन के साथ? देखो, मैं आपको नम्रतापूर्वक बता देता हूँ कि मेरे जीवन में जो मैं कहता हूँ वो हुआ है। तो मुझे कोई पत्रकार तो ये नहीं पूछ सकता कि मैंने कही बात क्यों नहीं हुई। तो मेरी एक एक बात आपके डायरी में लिख लेना, और ये 100% पूरी होगी। और एक आधी बात नहीं होगी तो आपको अधिकार है, आप ब्रेकिंग न्यूज़ लगा दें। सर, टोल रोड का लेकर सवाल है। टोल रोड एक ऐसा मुद्दा है जो कई बार विवाद होता है, क्योंकि एक पक्ष ऐसा होता है जो उसके खिलाफ खड़ा होता है, क्योंकि तमाम ऐसे देश में टोल रोड हैं जो अपने तय मियाद से ज़्यादा खींच रहे हैं या चल रहे हैं। टोल रोड को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। कि अगर हमको अच्छे रोड चाहिए तो हमको टोल देना पड़ेगा, अदरवाइज सरकार की बजट से हम इतने रोड नहीं बना पाएंगे। आप देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को तो हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं। अब हमको रेलवे के हम 250 ओवरब्रिजेस बना रहे हैं। अब ये सब काम करना होगा तो हमको कहीं ना कहीं पैसे देने होंगे। पर एक बात मैं पूछता हूँ, जैसे मैंने मुंबई और पुणे के बीच में एक्सप्रेस हाईवे बनाया, एक्सिस कंट्रोल, तो पहले 8 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में हो रहा है। तो आपके 6 घंटे अगर बच गया, और 6 घंटे गाड़ी कम चलेगी, टाइम बच गया, फ्यूल बच गया, तो आपका फ़ायदा हो रहा है। तो इसके कारण आप ट्रैफिक जाम में 2-2, 3-3 घंटे फंसे हुए, गाड़ी चालू रहती है, पोल्यूशन होता है। इसके बजाय वही काम अगर 25 मिनट में हो जाएगा तो आपको, मुझे लगता है ये सेविंग है। इसलिए अगर अच्छी सर्विसेज चाहिए तो कुछ टोल तो देना ही पड़ेगा। तो ई टोल की संख्या भी
आगे बढ़ाएंगे आप? हम लोग अप्रैल एंड के पहले हमारे देश के 380 जो नेशनल हाईवे के टोल है उसको पूरी तरह से फास्ट ट्रैक में कन्वर्ट कर देंगे। आपका एक स्टिकर आपके गाड़ी और ट्रक पर या बस पर रहेगा। ठीक है। और मोबाइल फ़ोन जैसे चार्ज होता है वैसे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते रहेंगे। वो कैमरा फ़ोटो निकालेगा, उतने पॉइंट कम होते रहेंगे, आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिस्टम अप्रैल एंड के पहले पूरे देश में शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से आप कहते हैं कि अच्छे रोड के लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा, मैं नेशनल हाईवेज से जुड़ा हुआ सवाल पूछता हूँ कि नेशनल हाईवेज को लेकर जो फैसिलिटीज़, जो सहूलियतें होनी चाहिए थी वो उस तरीके से नज़र नहीं आती या उस तरीके की होती नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि भाई स्टेट जो रोड्स हैं या जो नेशनल हाईवेज है फिर उसमें फ़र्क क्या रहा? ऐसा नहीं है। हमारे देश में 96,000 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था और जब हमारी सरकार आई अब उस समय 5 लाख एक्सीडेंट हर साल होते हैं जो आज का एवरेज है। 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब हमने ये तय किया है कि हम 96,000 किलोमीटर की लेंथ को हम लोग 2 लाख किलोमीटर तक ले जाएंगे। ये 96,000 किलोमीटर की जो रोड लेंथ है उसमें देश में 52 लाख किलोमीटर की रोड लेंथ है, उसमें हम 2% ही हैं और 40% देश का ट्रैफिक इस 2% पे आता है। और अब जब 2 लाख करेंगे तो 80% देश का ट्रैफिक जो है वो नेशनल हाईवे पे आएगा। फिर जो 10,000 PCOs के, अभी 15,000 PCO के बाद हम 4 लेन करते थे, अभी हमने निर्णय किया कि 10,000 PCOs के बाद हम 4 लेन करेंगे। तो नेचुरली हमने जिस प्रकार से ये सब निर्णय किए, 2 लेन के 4 लेन करेंगे, 4 लेन के 6 लेन करेंगे, 6 लेन के 8 लेन करेंगे। अभी ये दिल्ली से NH24 है, दिल्ली मेरठ, ये दिल्ली टू दासना 14 लेन कर रहे हैं। फिर वहाँ से वो 6 लेन है मेरठ तक दासना से, फिर कानपुर से लखनऊ 8 लेन कर रहे हैं। तो एक्सिस कंट्रोल है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं इससे आने वाले समय में रोड को भी सफ़र बहुत आसान होगी, अच्छी होगी और सुसही होगी। सर, आप रोड में जिस तरीके से आप बता रहे हो उसमें बेहतर एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप खुद इस बात को कबूल करते हैं कि मौजूदा जो देश की सड़कें हैं उसमें जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। 5 लाख का आंकड़ा एक रफ फिगर बताया जाता है कि देश में रोड एक्सीडेंट्स होती हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो भी काफ़ी गंभीर है। उसको लेकर सर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हमने 726 ब्लैक स्पॉट्स निकाले हुए हैं, उसके ऊपर हम 11,000 करोड़ खर्चा करने वाले हैं और मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे एक्सीडेंटल स्पॉट आइडेंटिफाई करके हम उसको इम्प्रूव करेंगे, रोड इंजीनियरिंग में सुधार करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के सिस्टम में हम 5,000 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रहे देश में ताकि साइंटिफिकली वो ड्राइविंग चला कर सके। और ये सब प्रयासों के बाद 5 साल के बाद मेरा प्रयास है कि जो 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है इस संख्या को कम से कम हम 50% से कम करेंगे, उनकी जान बचाएंगे। वैसे ये भी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति भी नहीं मरना चाहिए। अभी स्वीडन में साल में 1 ही एक्सीडेंट हुआ। तो हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट करने वाला, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सर, इसी से जुड़ा सवाल रोड सेफ्टी बिल का है। ये हमेशा से आप ट्रैक रिकॉर्ड खुद ही देखिए कि ये होता है कि जब ये रोड सेफ्टी बिल पिछली सरकार के पास था तो फूड सिक्योरिटी बिल की भेंट चढ़ गया। उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा प्रायोरिटी है। मौजूदा सरकार में भी जो बाकी अहम बिल हैं, आपको लगता है कहीं ये उसकी भेंट ना चढ़ जाए? क्योंकि ये बिल बहुत बार अटक रहा है, पॉलिटिकल बिल की भेंट चढ़ता जा रहा है। रोड सेफ्टी अथॉरिटी हम कैबिनेट नोट अभी भेज रहे हैं, वो उसी से कराएंगे। और ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसके ऊपर हम स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है। और मेरा विश्वास है कि राज्य सरकार के सहयोग से और सभी पॉलिटिकल पार्टी के सहयोग से आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में हम निश्चित रूप से ये बिल पास करने की कोशिश करेंगे। सर, हाईवेज आप जिसका जिक्र कर रहे हैं और जो मौजूदा परिस्थिति है जहां बैंक लोन्स एक बुरी स्थिति में नज़र आ रहे हैं, NPS एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसी स्थिति में ये भी संकट गहरा रहा है कि क्या बैंक आगे लोन देने के लिए तैयार नज़र आएंगे कि नहीं? देखिए, हमारे सरकार में जब हमने शासन में आए तो 384 प्रोजेक्ट 3,80,000 करोड़ के बन पड़े थे। आज 41 प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट कर दिए और लगभग 95% प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब केवल एक 20,000 करोड़ के 10-12 प्रोजेक्ट रहे होंगे। तो हमने बैंकों के लोन फिर से उनको मिलना शुरू हो गया। तो हमारे सेक्टर के लिए तो बैंक अब कंफर्टेबल है, अब उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक बात है कि कोई भी डिफॉल्केशन होता है वो कोई फ्रॉडी आदमी है वो पैसे लुटता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। कभी कभी देश की परिस्थिति होती है, कभी कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इम्बैलेंस होता है, कभी कभी वर्ल्ड मार्केट के परिणाम होते हैं, कभी कभी हमारे क्लाइमेट के कारण नुकसान होती है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये बोनाफाइड डिफॉल्केशन है या मैलाफाइड है। और सबके बारे में एक दिशा में कहकर कहना ये ठीक नहीं होगा। कोई ना कोई धंधा करता है, ईमानदार भी आदमी हो तो कई अड़चने आती है उसको।
तो आप अभी स्ट्रॉन्ग जैसे एक्शन के लिए भी रोड सेक्टर में जब प्रॉब्लम है तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ था, इन्वायरमेंट फॉर 2.5 साल में एक प्रोजेक्ट को क्लियरेंस नहीं मिला, वो क्या करेंगे? आप किसी के हाथ पैर बांध देंगे और फिर नोटिस देंगे तुम चले क्यों नहीं, तो क्या बताएगा? तो एक पूरा चक्र है जिसमें तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाकर संवेदनशीलता के साथ, जिम्मेदारी के साथ इसका अध्ययन करके फिर निर्णय करना चाहिए। सर, इनलैंड वाटरवेज आपका सब्जेक्ट, आप इसको लगातार अलग अलग मंच पे कहते आ रहे हैं और शिपिंग से भी जुड़ा हुआ ये मामला बनता है क्योंकि शिपिंग मंत्रालय भी आपके पास है, वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा वो फैसिलिटेशन होता है। मैं समझना चाहूँगा कि इनलैंड वाटरवेज को लेकर आपका काम कहाँ तक पहुँचा और कब लोग इसको वाकई में देख पाएंगे कि हकीकत बन रहा है? सर, ऐसा हमारे देश में 5 इनलैंड वाटरवेज जो है जिसको संसद ने मान्यता दी, उसमें गंगा है। हाँ। गंगा में हमने 4000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए हैं। हम लोग फराक्का का वाटर गेट का काम हम शुरू कर रहे हैं। हमने वाराणसी, साहिबगंज झारखंड में और हल्दिया, या 3 मल्टी मॉडल अब बना रहे हैं। 30 छोटे पोर्ट बना रहे हैं। पटना, बाद में साहिबगंज और हल्दिया और पटना, यहाँ हम रो सर्विस शुरू कर रहे हैं। तो अभी हमने फराक्का से हल्दिया तक हमने जैसे एटीसी होती है ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वैसे रिवर ट्रैफिक कंट्रोल के सिस्टम ऑलरेडी इनॉग्रेट कर दी है और आने वाले समय में आपको इस साल में दिसंबर तक सब काम बहुत अच्छी तरह से दिखेगा और गंगा का काम 1620 किलोमीटर हम जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया का जो मिशन है उसको लगातार हर मंत्रालय अपने अपने तरीकों से पुश करने की कोशिश कर रहा है, आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। आपका मंत्रालय इस दिशा में कैसे इस मिशन को और सफल बनाने की कोशिश कर रहा है और क्या लगता है कि अभी भी मेजर चैलेंजेस आपके सामने हैं? देखिए, हम लोग लगातार विकास की राजनीति कर रहे हैं, रोजगार का निर्माण कैसे उसकी कोशिश कर रहे हैं। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, ये बातों का बार बार प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल, अलग अलग सेक्टर में हम इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। इससे स्वाभाविक परिणाम मिल रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट का कार्य जोरों में शुरू है और इससे मुझे लगता है कि एक सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देश को देखने के लिए मिलेगा और अब देश एक ट्रैक पर दौड़ रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि एकदम तुरंत इसके परिणाम नहीं मिलेंगे। ये जो नीतियाँ हमने अपनाई है जी, और पिछले 10 साल में जिस प्रकार से टोटली एंटी डेवलपमेंट करके सब डंप करके रखा हुआ था, तो ये बदलते हुए स्थिति को इसके परिणाम मिलने के लिए थोड़े 2-4 महीने लगेंगे, पर परिस्थितियाँ बदल रही है और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अहम रोल है। हालांकि जब आप महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, आप लगातार पीपीपी मोड के हिमायती रहे हैं, आपने इस बात को काफ़ी आगे ले जाने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कहाँ देखते हैं? क्या लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट निजी हाथों से हो रहा है या और क्या बेहतर? इस साल हमने 9 प्रोजेक्ट पीपीपी में दिए हैं, पर यह भी बात सच है कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर और इन्वेस्टर की हालत अभी ठीक नहीं है। 10 साल जिस प्रकार से जो कुछ परिस्थितियाँ हुई, उनकी ताकत कम हुई है। अब उनको मदद कर रहे हैं ईपीसी में, ताकि वो 1 साल में खड़े हो जाए और फिर हम लोग फिर पीपीपी मोड में आएंगे और उसको प्रोत्साहित करेंगे। और इसीलिए हमने 40% जो हम लोग सब हाइब्रिड वाला मॉडल लाया है, उससे भी अच्छा फायदा हुआ है। आप कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी भी कहीं ना कहीं अड़चन पैदा करती है इस मिशन के? ब्यूरोक्रेसी अड़चन नहीं करती, सिस्टम में बहुत दोष है और पॉलिटिकल सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। तो उसको मैं मंत्री हूँ, मैंने उसको सुधारना चाहिए, मैं उसके लिए दूसरों को ब्लेम नहीं देता। सर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल, आपने एकदम से एक फैसला लिया कि हम BS6 नॉर्म्स, भारत स्टेज 6 नॉर्म्स 1 अप्रैल 2020 से लागू करेंगे। पूरा ऑटो इंडस्ट्री बड़ा हैरान परेशान नजर आया, ये होगा कैसे और इसके लिए क्या होगा? अभी तो आगे बताता हूँ। अभी हमारे यहाँ से बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी है जो यूरो 6 के व्हीकल बनाकर एक्सपोर्ट कर रही है। अगर ये जल्दी बनाएंगे तो इनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इनका फायदा होगा। दूसरा, मैं अभी सोच रहा हूँ कि दिल्ली में पोल्यूशन का प्रॉब्लम है। बिल्कुल, तो मेट्रो सिटीज़ के लिए मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर से बात करने वाला हूँ कि क्या 2020 1 अप्रैल के पहले ही तुरंत हम कम से कम मेट्रो सिटी में यूरो 6 का जो फ्यूल है वो दे सकते हैं क्या? अगर वो देंगे तो पोल्यूशन कम होगा। आज हमारे देश की ये जरूरत है। तो क्या इसके लिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी साथ आती हुई दिखाई दे रही है और जो भी फैसिलिटेशन हो सकता है? सबका सहयोग है। मैंने ये निर्णय पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और हमने सबने मिलकर किया हुआ है। सर, स्क्रैपिंग पॉलिसी को भी आप लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रैपिंग पॉलिसी पर हम अब नोट तैयार करके कैबिनेट के पास ले जाएंगे और जब फाइनेंस और कैबिनेट का अप्रूवल मिलेगा तब उसके ऊपर निर्णय करेंगे। कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि हम? 15-20 दिन में नोट चले जाएंगे, ऐसा लगता है। स्क्रैपिंग पॉलिसी से आपको लगता है स्थिति बदली हुई नजर आएगी? क्योंकि देखो, आप जो यूरो 6 सब जब इमिशन नॉर्म्स लागू करेंगे, तो ये यूरो 2 के एक व्हीकल का क्या करेंगे? 10, 12, 15 साल हुए हैं। समवेयर हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, तो हम वो डिसीजन करने के लिए पॉलिसी बनाई और जल्दी वो निर्णय हो जाएंगे।
नितिन जी, आने वाला बजट सभी के लिए बहुत उम्मीदों भरा बजट हो सकता है, लोगों की निगाह इस पर टिकी हुई है। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं कि ये बजट आपके लिए क्या कुछ लेकर आए? हमारे लिए तो अच्छा ही रहेगा कि हमारे अर्थमंत्री जो है वो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी देते हैं और मेरा 45,000 करोड़ का बजट और 20 से 25,000 करोड़ से बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ेगा तो देश की इकोनॉमी को अच्छा बूस्ट मिलेगा। और ये जो बजट है ये रोजगार कैसे निर्माण होगा, गांव गरीब मजदूर किसान का जीवन सुसह्य कैसे होगा, गांव के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए अच्छे कार्यक्रम कैसे आएंगे, इसके आधार पर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बजट के साथ ही ये संसद सत्र भी है, विपक्ष के पास मुद्दे कई हैं, चाहे जेएनयू का मुद्दा हो, गुजरात सीएम का विवाद का मुद्दा हो। आपको क्या लगता है ये जो बजट के ये जो पूरा सेशन है ये कहीं वॉश आउट ना हो जाए, कहीं विवादों के भेंट ना चढ़ जाए? लोकतंत्र में राजनीतिक मतभिन्नता होती है और विपक्ष का काम भी है विरोध करने का, ठीक है, पर देश हित में हाँ। राष्ट्र के लिए जो राष्ट्र विरोधी है, जो देश को बर्बाद करने की भाषा करते हैं, जो देश के प्रति वफादार नहीं है, ऐसे संगठनों को और ऐसे लोगों को जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी ने सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये वी शुड नॉट पॉलिटिकलाइज द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और जो राष्ट्र विरोधी है उनको प्रोत्साहित करने का काम अगर जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियां करेगी तो इस देश का क्या होगा। तो मुझे लगता है कि राजनीति जरूर करें, विषयों को उठाए, सत्तारूढ़ पार्टी का अगर विरोध करने का काम है वो भी करें, पर देश हित में, देश के विकास के हित में, गरीब के हित में जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम्स हैं, जो बिल्स हैं, उसको भी मंजूर करें। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस समय विपक्ष सहयोग करेगा, जीएसटी का बिल पास होगा, इनलैंड वाटरवेज का बिल पास होगा, बाकी काम राजनीतिक जो होगा वो भी करे, उसमें कोई अड़चन नहीं है। क्योंकि ना सर, अभी के तमाम जो आप देखें मुद्दे, चाहे जेएनयू का हो या कोई भी हो, सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या ये सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रही, या उसको जिस तरीके से सरकार को स्टैंड लेना चाहिए सरकार के वो छवि को नहीं, विपक्ष के छवि को नुकसान पहुंचाना है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने जेएनयू के ऊपर जो भूमिका ली, उन्हीं के पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उनके सपोर्टर बहुत दुखी और नाराज हैं। बिल्कुल सर, बजट ये जो पूरा सेशन होने वाला है, इसमें आपका लैंड एक्विजिशन बिल हो या जीएसटी हो, यहाँ तक कि आपके भी कई बिल, इनलैंड वाटरवे से जुड़े तमाम बिल हैं, ये पास हो जाएं, ये पारित हो जाएं, तैयारियां मुझे लगता है कि इस बार निश्चित रूप से संसद में कामकाज होगा, राज्यसभा में भी होगा और हमारे बिल पास होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक आखिरी सवाल सर, एक बात ये बार बार उठ कर आ रही है कि आपके कामों की जो तमाम उपलब्धियां हैं, या वो काम जो जनता के फायदे के हो रहे हैं, वो सही तरीके से जनता तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन का डिसेमिनेशन होना है वो शायद जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, ये बात कमियां है, क्योंकि शायद इसमें से कुछ बातों के बारे में हमको भी कुछ सुधार करना होगा। और हम लोग 1 रुपये का काम करते, 10 रुपये की पब्लिसिटी करते, हम 10 रुपये का काम करते और 1 रुपये की जानकारी देते हैं। तो आपका सुझाव अच्छा, हम इसमें और इम्प्रूवमेंट करके हमारे काम को जनता तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चलिए सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।